आज फिक्र की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से, वो ट्रंप जो अपने कारनामों से हर दिन ग्लोबल हेडलाइंस में रहते हैं। कभी उनका नोबेल प्रेम उमड़ने लगता है, कभी वो बम बारूद की बात करने लगते हैं, कभी शांति दूत बन जाते हैं तो कभी सीज फायर के सौदागर। उन्हें डैडी और शहंशाह तक कहा गया। टैरिफ गुरु तो वो पहले दिन से ही बने हुए हैं, मतलब दूसरे कार्यकाल के 6 महीने में ही उन्होंने इतनी उपाधियां हासिल कर ली हैं कि आपकी गिनती तो रुक सकती है, लेकिन ट्रंप का तमगा नहीं। अब आज जो उनका नया लुक आया है वो जरा दूजे किस्म का है, उसके बारे में पूछिए मत, देख ही लीजिए। एक में तो वो सुपरमैन बने हैं, दूसरे में कैप्टन अमेरिका है। आमतौर पर उनकी उपाधियों में या उपलब्धियों में थोड़ा गैप होता था, लेकिन इस बार उन्होंने एक दिन एक साथ डबल धमाका कर दिया है। ऐसा लगा जैसे ट्रंप को हीरोपंती बहुत पसंद आ रही है। बड़ी बात यह है कि दुनिया को उनका ये नया नया अवतार व्हाइट हाउस दिखा रहा है। वहीं से ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जबकि आमतौर पर इस हैंडल से जरूरी जानकारियां ही दी जाती हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल की गंभीर छवि को हल्का कर रहा है। हम दोनों फोटो को एक एक कर डिकोड करेंगे, ये बताएंगे कि आखिर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है। शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के सुपर अवतार मतलब सुपरमैन वाले लुक से करते हैं। दुनिया को ट्रंप की सुपर हीरो वाली ये झलक सुबह 7:40 पर व्हाइट हाउस ने दिखाई। इस तस्वीर में वो सुपरमैन की पोशाक में नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ व्हाइट हाउस ने लिखा द सिंबल ऑफ होप, ट्रूथ, जस्टिस, द अमेरिकन वे, सुपरमैन ट्रंप। यानी ट्रंप को उम्मीद का प्रतीक बताया गया, सत्य और न्याय का सिंबल माना गया। पोस्टर पर भी ये लाइनें दोबारा लिखी गई। आज ही सुपरमैन पर फिल्म भी रिलीज हुई है। ऐसा लगता है कि नोबेल पुरस्कार के लिए उतावले हो रहे ट्रंप अब खुद को सुपरमैन से कम नहीं समझते हैं। सुपरमैन 20वीं सदी का प्रभावशाली और महत्वपूर्ण काल्पनिक किरदार है। ये डीसी कॉमिक्स का एक मशहूर सुपर हीरो कैरेक्टर है। सुपरमैन पर अमेरिका में कई फिल्में बनी हैं। बच्चों में खासतौर पर इस कैरेक्टर की दीवानगी देखने को मिलती है। 1938 में पहली बार एक्शन कॉमिक्स में इसकी झलक दिखी थी। सुपरमैन मतलब सर्वशक्तिमान, जिससे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जो कभी भी वहां पहुंच सकता है जहां उसकी जरूरत है। सुपरमैन कैरेक्टर उस दौर में डेवलप किया गया जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौर से गुजर रही थी। तब उसे देशभक्ति का प्रतीक माना गया। सुपरमैन यानी वो काल्पनिक किरदार जो अमेरिका के लोगों की उम्मीद है, जो कर्मचारियों का मसीहा है, जो भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ता है। इसके अलावा सुपरमैन को अमेरिका में वर्षों से सच्चाई और न्याय का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि ट्रंप को इस तस्वीर में सुपरमैन के रूप में दिखाया गया है। लगता है कि युद्ध में हथियारों के सप्लायर ट्रंप ने भी खुद ही ये मान लिया है कि वो सच्चाई और न्याय के प्रतीक बन चुके हैं। उनके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो सुपरमैन में हैं। बस फर्क ये है कि सुपरमैन काल्पनिक कैरेक्टर है, जबकि ट्रंप सुपर पावर अमेरिका के रियल राष्ट्रपति हैं। खैर, सपने तो देखे जा सकते हैं और उस पर कोई रोक भी नहीं है। इसीलिए सुपरमैन से अब दूसरे कैरेक्टर की ओर भी बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनकी तुलना कैप्टन अमेरिका से भी करते हैं। समर्थक उनके इस लुक का पोस्टर भी बनाते रहते हैं। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाने वाले से मुलाकात भी की थी। आज जब सुपरमैन वाला लुक वायरल हुआ तो लोगों के जहन में कैप्टन अमेरिका वाली तस्वीर भी उभर आई। सुपरमैन की तरह कैप्टन अमेरिका भी कॉमिक्स का काल्पनिक सुपर हीरो है। पहली बार ये किरदार 1941 में दुनिया के सामने आया। कैप्टन अमेरिका को कॉमिक में हिटलर को मुक्का मारते हुए दिखाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद तो कैप्टन अमेरिका का किरदार छा ही गया था। कैप्टन अमेरिका को देशभक्ति से भरे सुपर हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में कैप्टन अमेरिका टॉप सेलिंग कॉमिक हुआ करती थी। कॉमिक का ये किरदार अमेरिका का रक्षक माना जाता है। ये दुनिया भर में अमेरिका की तरफ से जंग लड़ता है। कैप्टन अमेरिका फिल्मों का बहुत फेमस कैरेक्टर है। हो सकता है ट्रंप कंफ्यूज हो रहे हो कि सुपरमैन बनूं या कैप्टन अमेरिका। शायद कोई फैसला नहीं हो पाया हो तो उन्होंने सोचा कि दोनों ही रूप दिखा देते हैं, आखिर हैं तो दोनों ही सुपर हीरो। वैसे ट्रंप 2019 में ही अपने अंदर सुपरमैन जैसी शक्ति महसूस करने लगे थे। आज जब उनका यह अवतार व्हाइट हाउस ने दुनिया को दिखाया तो 6 साल पुराना उनका वो बयान भी आइए आपको सुनाते हैं। फिक्र के लेंस से अगर देखें तो एक सवाल बनता है, ट्रंप कार्टून कैरेक्टर हैं या गंभीर राजनेता? ट्रंप अपनी और व्हाइट हाउस की नजर में सुपरमैन भी हैं और कैप्टन अमेरिका भी।
पहली पारी की तुलना में ट्रंप इस बार अधिक आक्रामक है। अपनी धमकियों और बड़बोलेपन की वजह से कूटनीति की भाषा और परिभाषा वो पहले ही बदल चुके हैं। ट्रंप के लिए कुछ देशों के रुख भी बदले बदले से ही हैं। ट्रंप ने अपने बदले हुए तेवर से चाटुकार भी बनाए हैं और दुश्मन भी बनाए हैं। जाहिर है उनके कई रूप, रंग और अंदाज अभी दुनिया देखने वाली है। उनके पास अभी 3.5 साल का कार्यकाल बचा है। फिक्र की बात यह है कि व्हाइट हाउस भी अब ट्रंप की सुपरमैन वाली ब्रांडिंग में तन मन धन से जुट गया है। व्हाइट हाउस के लिए ट्रंप सुपरमैन है, लेकिन रूस और ईरान के लिए ट्रंप सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। ट्रंप ने आज ही रूस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सोमवार को वो रूस पर कोई बड़ा और ग्लोबल फिक्र बढ़ाने वाला फैसला ले सकते हैं। वहीं ट्रंप से 2 बार मीटिंग करने के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान और हमास दोनों को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच अगर हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा, ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया, तो इसके बाद इजराइल ईरान के विरुद्ध खौफनाक युद्ध शुरू कर सकता है। हम बारी बारी से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के इस अल्टीमेटम के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात नेतन्याहू की, जिनके तेवर पश्चिमी एशिया में बारूद का नया बवंडर ला सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान के लिए आक्रामक तेवर दिखाए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पश्चिमी एशिया पर कब्जा करना चाहता है। ईरान अमेरिका को तबाह करना चाहता है। ईरान इजराइल को रास्ते से हटाना चाहता है। सिर्फ इजराइल ही ईरान से लड़ रहा है। खामेनेई के पास अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में ईरान को अपनी परमाणु क्षमता को नष्ट करना होगा। 60 दिन के अंदर ईरान को अमेरिका से समझौता करना होगा। ईरान ने ऐसा नहीं किया तो इजराइल विध्वंसक जवाब देगा। खामेनेई को नेतन्याहू की ये डायरेक्ट चेतावनी सुनिए और समझिए। इजराइल ईरान में अभी जो सीज फायर चल रहा है, वो शांति किसी भी दिन बारूद फटने के साथ भंग हो सकती है। नेतन्याहू का ये अल्टीमेटम ईरान में डिकोड किया जा रहा है। ईरान में एक्सपर्ट ये समझने में लगे हैं कि नेतन्याहू ने आखिर 60 दिन की मोहलत ही क्यों दी, जबकि इससे पहले याद कीजिए नेतन्याहू ने इजराइल पर जब पहली बार हमला किया था, उसी दिन से वो ट्रंप को लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के लिए मनाने की कोशिशें कर रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान परमाणु प्लांट पर अटैक किया था। B-2 बॉम्बर से नतांज और फोर्दो को दहलाया था, जबकि सबमरीन से इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 24 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई थी। लेकिन अब जाकर इजरायली अधिकारी ही ये मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को इन हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायली अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि इस्फहान परमाणु प्लांट में इस वक्त भी संवर्धित यूरेनियम दबे हुए हैं। ईरान उन्हें निकालने की कोशिशों में लगा हुआ है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने भी आज यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमलों से खत्म नहीं होगा। इस संकट का समाधान सिर्फ बातचीत से ही निकाला जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू जिद पर अड़ गए हैं। वो ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 60 दिन की मोहलत दे रहे हैं। जबकि सवाल यह है कि क्या ये 60 दिन की मोहलत ईरान से इजराइल को कोई छल है? क्या नेतन्याहू इससे पहले ही ईरान को कोई बारूदी सरप्राइज दे सकते हैं? क्योंकि याद कीजिए, ईरान पर बमबारी से ठीक पहले ट्रंप मीडिया से क्या कहा करते थे? वो ये दावा करते थे कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन फिर हुआ क्या? 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा दिए। नेतन्याहू के अल्टीमेटम को ईरान के आला अधिकारी और यहां तक कि खामेनेई भी शायद इसीलिए ब्लफ मानकर चल रहे होंगे। वैसे इजराइल ईरान पर 60 दिन से पहले ही हमला क्यों कर सकता है, इसे आप वहां के रक्षा मंत्री काट्स की एक चेतावनी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में इजराइल जहां पर चाहे वहां अटैक कर सकता है। इजराइल की जद में तेहरान, तबरीज, इस्फहान समेत सभी देश हैं। जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरानियों को छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। काट्स की चेतावनी हमने आप तक एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से पहुंचाई है। हमने आपको इजराइल के 60 दिन वाले अल्टीमेटम के बारे में बताया। अब आपको ट्रंप के 2 दिन वाले अल्टीमेटम के बारे में भी बताते हैं, जो उन्होंने यूक्रेन युद्ध में सीज फायर करने के लिए आज ही रूस को दिया है। ट्रंप ने पुतिन को डायरेक्ट वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा है कि सोमवार को रूस पर बड़ा फैसला लेने वाला हूं। इस फैसले का बड़ा असर यूक्रेन युद्ध पर होगा। दुनिया को मेरे इस फैसले का इंतजार है। रूस के पास अब भी 2 दिन का समय बाकी है। रूस को ट्रंप की ये चेतावनी पूरी दुनिया में वायरल है। ट्रंप ने रूस को 2 दिन का अल्टीमेटम तब दिया है जब 4 दिन पहले ही उन्होंने पुतिन से 1 घंटे तक फोन पर बात की थी और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वो यूक्रेन पर पुतिन के आक्रामक रवैये से निराश हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप आखिर रूस पर क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं?
पुतिन को बात बात पर दोस्त बताने वाले, इसी दोस्ती के दम पर राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में युद्ध खत्म करा देने का दावा करने वाले ट्रंप की रूस को पहली बार दी गई इस धमकी के मायने क्या हैं? क्या ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि रूस 2 दिन के अंदर ही सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, वरना भीषण बदला लिया जाएगा? क्या ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि फिर ये युद्ध रूस बनाम यूक्रेन तक सीमित नहीं रह जाएगा? क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि इसके बाद मजबूरी में ही इस युद्ध में अमेरिका को शामिल होना पड़ेगा? ट्रंप की इस चेतावनी पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को ने ट्रंप की टिप्पणियों को शांतिपूर्वक तरीके से लिया है और रूस कीव के साथ कूटनीतिक समाधान खोजने और वॉशिंगटन के साथ संबंधों को फिर से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ है कि रूस की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई है। वो ट्रंप को अब भी निराश नहीं करना चाहता है। लेकिन दूसरी ओर खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने रूस से 2-2 हाथ करने का पूरा मन बना लिया है। यूक्रेन को हथियारों से मजबूत करने की तैयारी है। यूक्रेन को घातक अमेरिकी हथियार नेटो देशों के जरिए पहुंचाए जाएंगे। इससे ज़ेलेंस्की का हौसला बहुत बढ़ जाएगा। वो रूस में काफी अंदर तक अटैक कर पाएंगे। इसके बाद पुतिन निश्चित ही चुप नहीं बैठेंगे। वो यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम को भी जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही इस युद्ध का लेवल महायुद्ध तक भी जा सकता है। वैसे हमने जब आपको ट्रंप की रूस को इस चेतावनी पर इतनी बातें बताई हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यही ट्रंप मॉस्को और बीजिंग दोनों पर बम गिराने की बात कह चुके हैं। तो क्या ट्रंप अपनी इस धमकी को सच करने वाले हैं? ट्रंप की नई धमकी पर पश्चिम के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। जर्मन चांसलर ने पुतिन से यूक्रेन की बर्बादी का हर्जाना मांगा है। 500 बिलियन यूरो का हर्जाना नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस वॉर रील में रूस के विरुद्ध पश्चिम से उठी आवाजों पर बारूद का तापमान आप भी महसूस कीजिए। अब आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आया बगावत वाला वो ट्रेलर दिखाएंगे जिसने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। आतंक की आग लगाने वाला पाकिस्तान अब खुद बलूचिस्तान में आक्रोश की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान के शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक इतने धमाके हो रहे हैं कि पूरा बलूचिस्तान धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। इन धमाकों में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन बाम। इस ऑपरेशन के जरिए बीएलएफ के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को सरेआम खदेड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बलूचिस्तान में एक बस में सवार 9 लोगों की विद्रोहियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 72 घंटे से बलूचिस्तान का जो हाल है उसने शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। बीएलएफ के लड़ाके आसिम मुनीर की सेना के लिए काल बन गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम के तहत 17 जगह पर हमले किए। ये हमले पंजगुर, सुराब, केच और खरान में एक साथ किए गए। इन हमलों में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा सरकारी इमारतों पर हमला किया गया। बलूचिस्तान की कई सरकारी इमारतों पर बीएलएफ के लड़ाकों ने कब्जा भी कर लिया है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार या सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर गौराम बलोच ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आज़ादी की नई सुबह बताया है। दावा यह किया है कि हमने पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन धमाकों के अलावा बलूचिस्तान में एक बस पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। यह हमला झोब इलाके में हुआ, जहां क्वेटा जा रही एक बस से हमलावरों ने 9 लोगों को अगवा कर लिया। बताया यह जा रहा है कि इन लोगों से पहले इनकी पहचान पूछी गई और फिर सभी को गोली मार दी गई। मारे गए सभी 9 लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। इस बस अटैक की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि इससे पहले भी बलोच संगठनों ने इस तरह के अटैक किए हैं। बलूचिस्तान की हालत ये बता रही है कि आसिम मुनीर एक बार फिर फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल साबित हुए हैं। लेकिन अपनी इस नाकामी को छिपाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबर यह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लगातार हो रहे हमलों पर पाकिस्तान की सेना ने चुप्पी साध ली है।
ISPR की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में हुई किसी भी घटना की रिपोर्टिंग पर सेना ने रोक लगा दी है। लगातार बलूचिस्तान का सच दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना ये पता लगाने में जुटी है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में 5 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें ट्रेन हाईजैक वाला अटैक भी है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की BLA के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी। बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों का दावा यह है कि 2025 की शुरुआत से अब तक बलूचिस्तान में 300 से ज़्यादा हमले किए गए हैं, जिनमें करीब 700 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की जब बात चली है तो बिलावल भुट्टो का भी जिक्र कर लेते हैं, जिनके शब्द पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चल रहे हैं, जिनके शब्द आतंकियों और उनके आका आसिम मुनीर को बहुत चुभ रहे होंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने ही मुल्क के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, जिहादीफिकेशन। बिलावल के इस बोल से आतंकियों का मूड खराब हो गया। ISI को वो कांटों की तरह चुभने लगे हैं। बिलावल ये कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान जिहादियों का सेफ हाउस है, वो भी एक हफ्ते में 2-2 बार। वो तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में जिहादियों का फलना फूलना कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस सच से वो पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने यह माना है कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जियाउल हक ने पाकिस्तान का जिहादिफिकेशन किया। पाकिस्तानी ग्रुप अतीत में भारत के खिलाफ आतंक में शामिल रहे, हालांकि उन्होंने इससे पाकिस्तान की सरकार को अलग रखा। बिलावल ने यह भी कबूल किया कि आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान जिहाद के बाद कश्मीर में आतंक फैलाया। उन्होंने ये तक कहा कि भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ वो टेररिस्ट अटैक था। वैसे इसमें भी उन्होंने पाकिस्तान सरकार और मुनीर आर्मी का हाथ होने से इनकार कर दिया। लेकिन इस इंटरव्यू में वो ये तक बोल गए कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का पाकिस्तान में वजूद है। अब बिलावल कोई बच्चे तो नहीं हैं, वो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल PPP के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, खुद पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। जाहिर है उनके इतने सोर्स तो होंगे जिन्होंने कंफर्म किया होगा कि अपने मुल्क में आतंकी बसते हैं। कोई पुख्ता सबूत उनके पास जरूर होगा जिसके आधार पर उन्होंने ये कबूल किया है। लेकिन उनकी जिहादिफिकेशन की थ्योरी पर पाकिस्तान में कितना बवाल मच गया है, आप ये देखिए। बिलावल ये जानते हैं कि आतंकियों का रिमोट मुनीर के हाथ में है। दहशतगर्दों पर चोट का मतलब मुनीर को दर्द देने जैसा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आतंकवाद पर बिलावल का हृदय परिवर्तन हो गया? खैर ये एक सवाल है। वैसे जिस जनरल जियाउल हक को बिलावल पाकिस्तान के जिहादिफिकेशन का गुनाहगार मानते हैं, उनके साथ भुट्टो परिवार की पुरानी अदावत रही है। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके ही चुने हुए आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने जुलाई 1977 में उनका तख्ता पलट कर दिया। 2 महीने बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को विरोधी नेता की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इसी जुर्म में उन्हें मार्च 1978 में मौत की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील ठुकरा दी। फरवरी 1979 में उन्हें रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। अब बिलावल दावे के साथ ये कह रहे हैं कि जियाउल हक के समय से ही पाकिस्तान का आतंकीकरण हो चुका है। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में वो हाफिज सईद और अजहर मसूद पर एक्सपोज हो गए थे। आप एक बार फिर सुनिए बिलावल ने मसूद और हाफिज पर क्या कहा था। फिक्र में अब ये बात करते हैं कि उन कावड़ियों की जो मामूली से विवाद में मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। सबूत के तौर पर हरिद्वार से आए आप इस वीडियो को देखिए। क्या आपको किसी भी एंगल से ये कांवरिये नजर आ रहे हैं? क्या किसी भी एंगल से ये लग रहा है कि ये कांवर यात्रा पर हैं? हाथ में डंडे हैं, सरेआम तोड़फोड़ कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि एक गाड़ी से कांवरियों की मामूली टक्कर हो गई थी। इस टक्कर के बाद कांवर का थोड़ा सा गंगा जल गिर गया। फिर कांवरियों ने कैसे उत्पात मचाया ये आप देखिए। मारपीट में कार सवार लोग घायल हो गए। घायलों की शिकायत पर 3 कांवरियों को हिरासत में ले लिया गया। उपद्रव करने वाले कांवरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको अगला वीडियो रुड़की का दिखाते हैं। यहाँ भी कांवरियों ने उत्पात मचाया। कांवर को खंडित करने का आरोप लगाकर हंगामा किया।
यहां भी कार में तोड़फोड़ की गई। सवाल यही है कि आखिर इन कांवरियों को गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया है? सड़क पर हंगामा करने की छूट किसने दी है? कांवड़ यात्रा का मतलब क्या होता है और ये कर क्या रहे हैं, ये आप देखिए। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी कांवरियों की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कांवरिये हैं जो शांति के साथ अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वो अनावश्यक शोर से अशांति नहीं फैला रहे हैं। उनके मन में सिर्फ शिव भक्ति है। ऐसे कांवड़ियों की भक्ति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी कांवड़िए हैं जो गुंडागर्दी के नशे में डूबे हुए हैं, जो ना पुलिस को कुछ समझते हैं, ना राहगीरों का ध्यान रखते हैं, ना आम आदमी की परेशानी की उन्हें कोई भी चिंता है। वो कांवड़ के नाम पर अपना असली रूप दिखा रहे हैं। प्रशासन की गाड़ी इसका हाल देखो क्या कर रहे हैं। साइड मार दी गाड़ी वाले ने ऐसे ना इन्होंने। बड़ी मुश्किल से बचाकर उसकी जान बचा भागे। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ कांवड़ियों की गुंडागर्दी से बड़ा संकट साजिश रचने वाले फर्जी बाबा हैं, जो धर्म की आड़ में साधु संत के भेष में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी चलाया है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक बांग्लादेश का रहने वाला भी है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर देहरादून पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र में साधु संतों का भेष धारण करके ठगी करने वाले 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आगे भी पुलिस की ये कार्रवाई जारी रहेगी। छदम वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहां मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट भेष धारण करके, चूँकि इस समय पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई है। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज है। 9 अगस्त तक इसी तरह शिव भक्त कांवड़ यात्रा करेंगे। बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार में गंगा के तट पर हैं। हर की पैड़ी में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सावन का पहला दिन है, ऐसे में देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालु जल और कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग कावड़ लेने आए हुए हैं। पवित्र जल यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्नान कर रहे हैं। तमाम जो भोले हैं, जो देश भर से आए हैं, वो यहाँ गंगा जल उठा करके अपने अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं। अलग अलग रूप में जो हैं वो यहाँ कावड़िया नज़र आ रहे हैं। एक कावड़िया मेरे साथ मौजूद है। भोले, आपने तो भोले बाबा को गंदे बिठा लिया है। भाई तमन्ना दीजिए दिल की, लेके आने की भोलेनाथ को जी, आज पूरी कर लीजिए। ठीक है भोले, क्या नाम है आपका? सुमित। कितनी उम्र है? 15। पहली बार कावड़ ला रहे हैं? हाँ जी। कोई दुआ मांगी है? हाँ जी। क्या मन्नत मांगी है? मम्मी के लिए।
और अब बात TV9 भारतवर्ष के खास चुनावी शो सत्ता सम्मेलन की। बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव है। नेताओं के दावे हर दिन डबल होते जा रहे हैं। इन्हीं चुनावी दावों और रणनीतियों पर TV9 भारतवर्ष ने पटना में सत्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर समेत कई नेता शामिल हुए। फिक्र के फैंस के लिए हमने इसी सत्ता सम्मेलन की हाइलाइट्स तैयार की हैं, जिससे आपको बिहार का राजनीतिक मूड समझने में आसानी होगी। सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनिए। नीतीश कुमार जी 20 साल रह करके थक चुके हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप और एक उम्र का असर होता है इस पे कोई टिप्पणी। आप बहुत ग्रेसफुली जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं? उम्र का असर तो दिख रहा है। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि। और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पा करके ही आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं है। यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनके सामने कि आज के डेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, आर बीन हाईजैक्ड। अगर आपको SIR कराने, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के, हम नहीं बोल रहे कि ये करो ये मत करो, अगर करना ही था तो आपका आंख लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं खुला? तब से ये प्रक्रिया चालू की जा सकती थी। SIR के बाद से तो लगातार बिहार में 5 से नीतीश कुमार जी की सरकार बनती आई है। केंद्र में आप देखिएगा 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर कोई फर्जी नाम जुटा है, अगर डॉक्यूमेंट सरकारी बनाए गए हैं, तो इसका जिम्मेदार तो NDA वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि 2 महीना में 8 करोड़ लोगों का फिर से आप जो है नया वोटर लिस्ट बना देंगे। दैट इज इम्पॉसिबल। विपक्ष की राय आपने सुन ली। अब विपक्ष पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का कटाक्ष आपको सुनवाते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये कल भी किंग मेकर के रोल में रहा है और आज भी किंग मेकर के रोल में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बेचारे दोनों राजकुमार हैं, उन दोनों को तो राजशाही पता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो लोग को संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। संविधान में पहला शब्द है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत के मतदाता होंगे। तो हम बांग्लादेशी को कैसे बना देंगे? क्या आपके हिसाब से चाक चौबंद है पूरी तरह से व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है? देखिए, रूल ऑफ लॉ और जंगल राज का फर्क समझिए। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और जंगल राज कहता है कि कोई बड़ा आदमी अपराध करके सीना तान कर घूम रहा हो तो ये अपराध है। लालू जी और नीतीश जी का फर्क है, एक विनाशकारी प्रवृत्ति के लोग थे और एक विकासकारी लोग हैं। नीतीश जी का आपने जिक्र किया, नीतीश जी की तबीयत कैसी है इन दिनों? पूरा शासन चला रहे हैं। इस चुनाव में एक नई पार्टी जन स्वराज की एंट्री हो रही है। चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अब इस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। सत्ता सम्मेलन में उन्होंने एक साथ नीतीश और तेजस्वी पर हमला किया। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, भाई यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जन स्वराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है।
भाई लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ। जिस समाज में ठीक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है, ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो। पूछिएगा भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सब हम लोग को ज्ञान दे दीजिए। नीतीश जी की सरकार को 2 भाग में बांटूंगा। 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश जी को 10 में 5, 6, 7 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब वो आए तो बिहार में कुछ सुधार होता दिखा, लेकिन 12 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार को 2 या 3 अंक ही मिलने चाहिए। 2 या 3 अंक सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि काम तो उनको भी 0 ही देता है। 2 और 3 इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम वापस से अपहरण, रंगदारी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर लालू जी के राज में था। 2014 के बाद से नीतीश कुमार ने शासन का काम ही छोड़ दिया है, विशुद्ध तौर पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। एक बार हमको भी बेवकूफ बनाकर हमसे भी मदद ले लिए। सत्ता सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। उन्होंने धर्म, सेक्युलरिज्म और संविधान पर बड़ी बातें कही। विवाद चल रहा है कि सर्वोच्च कौन है, संसद या संविधान। Be you ever so high, the law is above you. आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। और ये भारत, ये अंग्रेजी में हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ये मैक्सिम लॉ की किताबों में, लेकिन भारत में हमेशा जो राज्य से दरबार से जुड़े हुए ऋषि होते थे, मुनि होते थे, वो शासन नहीं चलाने में इंटरफेयर नहीं करते थे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो जो परंपरा है वो भी यही है कि कानून ऊपर है, ना कोर्ट ना पार्लियामेंट, कानून ऊपर है। और कानून को बदलने का अधिकार है पार्लियामेंट को, लेकिन उस वक्त नहीं वो अच्छा लगता कि जब कोई घटना हो जाए। घटना से पहले कानून, जो मौजूदा कानून है वो लागू होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि हम नई परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने पर्याप्त संशोधन कर सकते हैं। और फिक्र में अब बात एक ऐसी कंपनी की जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, अल्फाबेट और एप्पल। लेकिन फिक्र में हम आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बताएंगे जिसका नाम भी शायद आपके दिमाग में सेव नहीं होगा, लेकिन आज उस कंपनी का मार्केट कैपिटल दुनिया के 188 देशों से ज्यादा है। इस कंपनी का नाम है एनवीडिया, जो मुख्य रूप से चिप निर्माण करती है। हमारे कई फैंस ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर या लैपटॉप पर एक हरे रंग का स्टिकर चिपका हुआ देखा होगा जिस पर एनवीडिया लिखा रहता था, लेकिन कभी किसी आम आदमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। अब इसी कंपनी की कामयाबी के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में एनवीडिया की चिप की डिमांड रॉकेट की स्पीड से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैपिटल बढ़ता जा रहा है। फिलहाल एनवीडिया का मार्केट कैपिटल $4 ट्रिलियन के करीब है। यानी अगर एनवीडिया कोई देश होता तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और भारत और जापान के बाद मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। अगर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एनवीडिया का मार्केट कैप इतना है कि वो 3 पाकिस्तान खरीद ले। किसी भी कंपनी के लिए ये उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। आज एनवीडिया जिस मुकाम पर है उसके लिए वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी बनी एनवीडिया अच्छे और बुरे दोनों दौर से गुजर चुकी है। कुछ वक्त पहले तक 2023 में एनवीडिया का मार्केट कैपिटल सिर्फ $1 ट्रिलियन था, जो 2 वर्षों में 4 गुना हो गया। ये आज $4 ट्रिलियन के करीब है। 2025 के शुरुआती दिनों में जब चाइनीज कंपनी डीपसीक की एआई मार्केट में चर्चा हुई तो ये दावा किया जा रहा था उस वक्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट में एनवीडिया की बादशाहत अब खत्म हो जाएगी। इस दौर में मार्केट कैपिटल का नुकसान भी एनवीडिया को उठाना पड़ा, लेकिन अब सबसे आगे है एनवीडिया। वो टॉप पर है और उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियां हैं।
भारत की कंपनियों की अगर बात करें तो एनवीडिया का मार्केट कैपिटल भारत की सबसे ज्यादा कैपिटल वाली कंपनी रिलायंस से 22 गुना ज्यादा है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कारोबार की दुनिया में अभी हमें और कितना आगे जाना बाकी है। एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी, यानी सिर्फ 32 वर्ष पुरानी कंपनी आज सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। तो इसकी वजह बार बार कुछ नया करना है। 32 वर्ष पहले एनवीडिया एक गेमिंग कंपनी थी जो गेम नहीं बनाती थी लेकिन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू कार्ड बनाती थी। इस कार्ड को कंप्यूटर में लगा दें तो कंप्यूटर की गणना करने की शक्ति बढ़ जाती थी। इसकी वजह से वीडियो गेम खेलने का अनुभव बेहतर होता चला गया। फिर कंप्यूटर के वीडियो संबंधी कामकाज इसी ग्राफिक कार्ड के हवाले होने लगे। इससे एनवीडिया को ज़बरदस्त सफलता मिली। इसके बाद जब क्रिप्टो करेंसी के दौर ने दस्तक दी तो एनवीडिया अचानक क्रिप्टो वाले कामकाज के लिए ज़रूरी कंपनी बन गई। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी कमाने का एक तरीका है क्रिप्टो माइनिंग। इसके लिए जीपीयू यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक कार्ड का उपयोग होने लगा और इस काम के लिए सबसे कारगर साबित हुए एनवीडिया के जीपीयू। ये कार्ड लगाकर दुनिया के तमाम देशों में बल्कि अपने भारत में भी क्रिप्टो माइनिंग हुई। लोग घर में, बेसमेंट में, दुकान में या फार्म हाउस टाइप किसी भी जगह पर ढेर सारे ग्राफिक कार्ड खरीदकर माइनिंग शुरू कर देते थे। एनवीडिया चिप की शक्तिशाली प्रोसेसिंग की मदद से जटिल गणनाएं होती थी और कंप्यूटर्स की इस डिजिटल मजदूरी के बदले बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी मिलती थी। तब भविष्य पर नजर गड़ाए रखने वालों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा कमाया एनवीडिया ने। ये सब अच्छा चल रहा था, पर उसी के बीच एनवीडिया तीसरी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा था। एनवीडिया का प्लान था धीरे धीरे खुद को एक एआई कंपनी बनाना, क्योंकि एआई के युग में खुद को जरूरी बना लेना ही भविष्य की कुंजी है। आपको हैरानी होगी कि एआई मॉडल चैट जीपीटी को शक्ति और प्रोसेसिंग की पावर देने वाले सुपर कंप्यूटर में 10,000 से भी ज्यादा एनवीडिया कार्ड हैं। दुनिया में करीब 90% एआई मॉडल में एनवीडिया के चिप का इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ चैट जीपीटी नहीं बल्कि तमाम एआई कंपनियों में भी एनवीडिया की टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ गई है। ये 3 छलांगें ये बताती हैं कि सही समय पर खुद को बदलने और अपग्रेड करने का क्या असर होता है। तकनीक के बाजार पर पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि भविष्य में एनवीडिया की कमाई रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ेगी, यानी सही समय पर किया गया बदलाव रॉकेट बना देता है और नहीं किया तो रोड पर ला देता है। नोकिया, ब्लैकबेरी ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। इसीलिए अपना फोकस नए पर बनाए रखिए। बार बार नया होना ही बड़ा होना है, यही सूत्र है। इसी सूत्र को 32 वर्ष पहले जेनसेन हुआंग ने समझा था, जो पैदा तो ताइवान में हुए लेकिन उन्होंने अपना सपना पूरा अमेरिका में किया। एनवीडिया की सफलता ने जेनसेन हुआंग को भी टेक दुनिया में काफी पॉपुलर बना दिया। मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग तो उन्हें द टेलर स्विफ्ट ऑफ टेक कह चुके हैं। ताइवान में तो जेनसेन रॉकस्टार की तरह मशहूर हैं और ये लोकप्रियता उन्हें नया करने के कारण मिली है। और अब बात करते हैं इंडियन आर्मी को मिलने वाली नई ताकत की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा रही थी तो ठीक उसी वक्त भारतीय सेना पीओके में बने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड तबाह कर रही थी। उन लॉन्चिंग पैड को तबाह करने के लिए M777 तोपों में से M982 एक्सकैलिबर गोले दागे गए। ये कोई आम गोले नहीं बल्कि स्मार्ट गोले हैं जो उस वक्त पाकिस्तान के आतंकियों का काल बने। अब इंडियन आर्मी इन स्मार्ट गोलों की नई खेप खरीदने की तैयारी में है ताकि आर्मी की आर्टिलरी यूनिट को और ज्यादा घातक बनाया जा सके। आज फिक्र में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।